सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं ऐसे विषयों को जो सुर्खियों में रहते हैं, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक मंच की जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होती है। जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्विट्जरलैंड के दावोस में बीते सोमवार से शुरू हुई ये बैठक 23 जनवरी तक चलेगी। इसी मंच पर मध्य प्रदेश अपनी निवेश नीतियों, औद्योगिक क्षमताओं और भविष्य की विकास रणनीति को दुनिया के सामने रख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दावोस पहुंच चुका है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा जी। आप उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, और श्री नीलम तिवारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। आप दोनों ही अतिथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नीलम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाला जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो दुनिया के नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और विचारकों को एक मंच पर लाता है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा पर मंथन होता है। तो ये दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब यहाँ पे सारी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित, प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ नीतियों को लेकर बड़े बड़े औद्योगिक घराने आते हैं, या वहाँ की जो सरकारें हैं, अगर वो प्रदेश में निवेश करना चाहती है, हमारे प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं, तो हम वहाँ पर उनको हमारी नीतियों के बारे में बताएंगे, हम हमारी सुविधाओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद वो तय करेंगे कि वो इंडस्ट्री के रूप में या यहाँ पे किस तरह से निवेश करना चाहते हैं। उसका नाम ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक दिशा तय करने वाला, और एक साल के लिए नहीं, ये आगे के लिए, लंबे समय के लिए इस दिशा को तय करता है। जैसा कि माना जाता है, यहाँ पर टॉप 500 कंपनियों के सीईओ, बड़े निवेश फंड के साथ यहाँ के नीति निर्माता और राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहते हैं। ऐसे में हमारे प्रदेश की जो सरकार है, वो उनके सामने अपनी नीतियों के बारे में बताएगी, हमारे यहाँ की और जो सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएगी। जब हम अपनी खासियत उनको बताएंगे और उनको लगेगा, भरोसा होगा कि नहीं, हमें इस प्रदेश में जाना बेहतर है, तो वो निवेश के लिए प्रेरित होंगे। जहां भविष्य की हमारी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, जलवायु नीति क्या है, क्योंकि देखिए, जलवायु नीति बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर देश में ये माना जा रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारी जलवायु नीति भी वैश्विक स्तर की होनी चाहिए, तभी उन्हें भरोसा होगा कि प्रदेश हमारे लिए बेहतर है। ठीक है सर, चूंकि आपने बताया कि 500 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स इस सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं, तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है, और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं। अगला सवाल मनीष सर आपसे है मेरा कि इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कई भारतीय राज्य अपनी संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की मौजूदगी को एक खास मौजूदगी माना जा रहा है। तो इस बार दावोस में मध्य प्रदेश की सहभागिता को इतना विशेष क्यों माना जा रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो एक तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच के एक पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर ने जैसा बताया कि विभिन्न देश 500 से अधिक, तो हमारे यहाँ जो भारत सरकार एक कुछ मंच पर, जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, इस मंच पर भारत के रूप में जाता है, संघीय रूप में जाता है। यहाँ पर हम राज्यों को भी यह अवसर दे रहे हैं कि हर एक राज्य जो है अपना उस फोरम में जाकर के अपना प्रतिबद्धता को दिखाए, अपने यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बताए, और बताने का निवेश आकर्षित करे। 5 वर्षों के बाद में मध्य प्रदेश जा रहा है, इसलिए इसको हम टर्निंग पॉइंट के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से अपने यहाँ इन्वेस्ट इंडिया, जो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इंदौर में किया था, तो उसमें जो सकारात्मक हमको दिखा, तो हमारी एक सोच बढ़ी, और सोच के साथ में हमको समझ आया कि हमारे पास कितने पोटेंशियल है। तो हमारे जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो एनवायरमेंटल पोटेंशियल है, जो हमारे पास बाकी जो सोशल पोटेंशियल है, जो हम जिसको हेरिटेज, सोशल हेरिटेज के नाम से जानते हैं, तो इन सब चीजों को शोकेस करेंगे, और शोकेस करने के बाद में हम वहां नेगोशिएशन करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ में, और उनको हम प्रस्ताव रखेंगे कि वो यहाँ आकर के अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश जो चाह रहा है वो सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
स्थापित करना चाह रहा है, इसके लिए वो समझौते विभिन्न जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ करना चाह रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मध्य प्रदेश के लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि वो एग्रीटेक हो या फूड प्रोसेसिंग हो या जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास या सतत विकास की जो बात है उस पर वो काम कर सके, जिसके कारण मध्य प्रदेश में जो रोजगार का और इन्वेस्टमेंट रोजगार लाता है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश अब तक जो कृषि जनित राज्य माना जाता था उसको हम टर्सरी सेक्टर पर लेकर जाना चाहते हैं, जिससे कि ग्रोथ रेट का मोमेंटम जो है वो बढ़ जाए। बीते कुछ समय की अगर हम बात करें तो कई सारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स जो आयोजित हुई हैं वो कहीं न कहीं इसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में ही अपने कदम बढ़ाती हुई दिख रही हैं। जब किसी राज्य का नेतृत्व स्वयं वैश्विक मंच पर अपनी बात रखता है तो उसका संदेश और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? निश्चित रूप से अगर प्रदेश का नेतृत्व या प्रदेश का जो मुखिया है वो जा रहा है तो लोगों को भरोसा होता है कि जब मुखिया ही किसी बात को कह रहा है तो कहीं कोई बाईपास नहीं हो रहा है, किसी अधिकारी के थ्रू बात नहीं कही जा रही है। अगर मुखिया जा रहा है तो उन्हें भरोसा होता है कि जो ये कह रहे हैं वो 100% श्योर है, उसमें हम उनको श्योरिटी मिलती है। मोहन यादव जी दावोस जाना है तो उनका जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने नए सिरे से पेश कर रहे हैं। ये यात्रा दिखाती कि राज्य अब सिर्फ योजनाओं की बात नहीं करता है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने को तैयार भी है। जी, एक नेतृत्व के तौर पर यह उनका पहला बड़ा वैश्विक, क्योंकि 2 साल मुख्यमंत्री बने हुआ है तो निश्चित रूप से वैश्विक मंच पे ये उनका एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो इस हिसाब से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी यात्रा है। क्योंकि सर एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, ये जो बैठक हो रही है ये रीस्किलिंग रेवोल्यूशन के तौर पर भी देखा जा रहा है कि 2030 तक जो है हम 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा और नौकरियां प्रदान करना। हर एक राज्य अपने अपने तरीके से जा रहा है। आपने पहले भी पूछा, जैसे आंध्र प्रदेश ब्लू इकोनॉमी को दे रहे हैं या तेलंगाना कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर तो मध्य प्रदेश भी चाह रहे हैं और उनका जो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। तो सभी राज्य अपने अपना ऑब्जेक्टिव तय करके रखे। मध्य प्रदेश भी अपने ऑब्जेक्टिव के साथ में जा रहा है और सर ने जैसा कहा कि जब मुखिया ही जाए तो बात बनने में जरा आसानी होती है। बिल्कुल, देश को 1 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए राज्यों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उनका लक्ष्य तय नहीं होगा तब तक देश को अपना लक्ष्य पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। मध्य प्रदेश विविध संसाधनों और व्यापक संभावनाओं वाला राज्य है जहां पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो विकास की अपार गुंजाइश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश के प्रमुख सेक्टर्स जो हैं, चाहे हम उद्योग में कृषि की बात करें, आईटी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो इन सब में निवेश की संभावनाओं को आप किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए सर, ग्रीन एनर्जी की बात आप कर रहे हैं तो हरित विकास के लिए मध्य प्रदेश जो है वो चाह रहा है कि बिजली क्षमता का जो 35% है वो क्लीन एनर्जी से प्राप्त किया जाए। तो मध्य प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन और पंप हाइड्रो स्टोरेज में अग्रणी बन सकता है, ऐसा पोटेंशियल दिख रहा है और इस पर एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अपने वन्य जीव विरासत जैसे खजुराहो कान्हा का जो विरासत है उसको बढ़ावा देना, उसको संरक्षण करना, इन सब चीजों को सुनिश्चित करते हुए राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। चुनौतियां जरूर है। सर ने भी कहा कि जलवायु संवेदनशीलता है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे अनियमित वर्षा के ऊपर बात करते हैं, तो ये सब चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाले राज्य के रूप में है। तो औद्योगिक विस्तार की अगर हम सोचते तो हमको एक बैलेंस ट्रेड ऑफ चल रहा है कि कितना हम औद्योगिक विकास करें कि हमारे जो वन है उनको संरक्षित रखा जा सके, भूमि संरक्षण जो है उसको हम मेंटेन कर सकें, क्योंकि दोनों एक विकास जब आप करेंगे तो जलवायु और ये जो हमारा जो पर्यावरण संरक्षण की बात होती है उस पर आंच आता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ टाइप का है, तो समझना है और समझने के बाद मध्य प्रदेश इसके लिए आगे। मैं एक बात जरूर एक कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में सेकंड टाइप 2 शहर है, जैसे जबलपुर हुआ या आपका सतना हुआ, हमारा छोटे जो शहर है भोपाल भी मान लीजिए, इन शहरों में रहने की लागत कम है और ये शहर के रूप में डेवलप्ड शहर के रूप में विकास कर रहे हैं। अब बेंगलोर जैसा जो शहर है वो ट्रैफिक जाम की समस्या से ग्रसित है, दिल्ली जैसा जो शहर है वो प्रदूषण से ग्रसित है। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल्स हैं आईटी इंडस्ट्री या जो हाईटेक इंडस्ट्री वाले वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं ऐसे टाइप 2 में, तो मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा अवसर दे सकता है ऐसे निवेशकों को।
बिल्कुल ठीक कहा सर। पर्यावरण को लेकर हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और कई सारे उद्योग अब पर्यावरण को ध्यान में रखकर डेवलप किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं और मध्य प्रदेश की कई निवेश नीतियां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं। तो निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश की ताकत क्या है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना है मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। जी, पूरे देश के केंद्र में है, देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है, और अगर हम इसके पेरीफेरी में पूरे भारत से तुलना करें तो देश के कम से कम 60% इलाका ऐसा है जो मध्य प्रदेश से एवरेज 800 किलोमीटर की दूरी पर है। जी, और अगर कोई निवेशक आता है, वो अपना प्रोडक्शन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो 800 किलोमीटर के दायरे में उसको करना होगा, इससे ज्यादा नहीं करना होगा। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा खर्च होता है लॉजिस्टिक की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है। कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है, रोड अप्रोच, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है पहले की तुलना में। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति को अगर देखें, जो भौगोलिक रूप से है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है यहाँ का। जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जिसको हम MPIDC के नाम से जानते हैं, उनका और WEF के बीच में एक समझौता हुआ है कि सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारे यहाँ स्थापित होगा। इसके लिए एक MOU प्रस्तावित है। अगर ये प्रस्तावित MOU अगर हो जाता है तो मध्य प्रदेश जो है फूड प्रोसेसिंग और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा पैरामीटर्स है उस पर बहुत ज्यादा खरा उतरेगा। और अदानी ग्रुप के साथ आप जानते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से ऊर्जा और रक्षा में उनका MOU हुआ है। DP वर्ल्ड के साथ में लॉजिस्टिक और स्विट्जरलैंड की ही सिवाग AG से औद्योगिक भूमि पर एक महत्वपूर्ण MOU साइन होकर रखा है। लेकिन बात यह है कि बुनियादी ढांचा, जैसा नीलम सर ने कहा कि बुनियादी ढांचा हमारे पास 1.25 लाख एकड़ से अधिक की औद्योगिक भूमि और मजबूत लॉजिस्टिक हब है, लेकिन निर्यात उन्मुख FDI के लिए हमारा जो कंपटीशन है वो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों के साथ में है। तो हम वहां कैसे टिक पाएंगे, इसके लिए आपको रणनीति विशेष रूप से बनाना पड़ेगा। फिर जैसे सेमीकंडक्टर और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के लिए अनुकूल परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन फिर हमको देखना है कि हमारा जो नौकरशाही है उन नीतियों को जमीनी स्तर पर किस प्रकार से लागू कर पाएगा। मानव पूंजी की बात करें तो विशाल युवा आबादी और टायर 2 शहरों में रहने की लागत रिलेटिवली भारत के अन्य शहरों से कम है, लेकिन फिर हमें देखना पड़ेगा दिग्गज जैसे टेक महिंद्रा या अडानी के तकनीकी मानकों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं क्या। इन प्रश्नों का उत्तर भी साथ साथ हमें खोजना होगा। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि वैश्विक मंचों पर होने वाली चर्चाओं का जमीनी असर कैसे दिखेगा। दावोस की चर्चाओं का लाभ अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेगा, मतलब संभावित विदेशी निवेश से प्रदेश के युवाओं और स्थानीय प्रतिभाओं के लिए किस तरह के नए रोजगार के अवसर बनने की संभावना है? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमेशा ये डिबेट ही रहा है कि FDI करें या हम निजी अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनको बढ़ावा दें। ये सालों से आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। इसीलिए शायद हम लोगों ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी की परिकल्पना की थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अर्थव्यवस्था खुला, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा, तो FDI भी हमारे देश में आने लगा। फिर कितना परसेंट आया इस पर भी चर्चा हुआ, लेकिन बहरहाल FDI जो है रोजगार निर्माण के लिए गुणक के तौर पर काम करता है और इसका एक मल्टीपल इफेक्ट होता है। अगर नए कारखाने खुलेंगे तो उसके संचालन में, प्रबंधन में, तकनीकी गैर तकनीकी हमारे पास लोगों की जरूरत पड़ेगी और रोजगार का निर्माण होगा। अब एक बार विदेशी स्वामित्व वाले प्लांट को सृजित करके नौकरी के बदले हम स्थानीय जो सप्लाई चेन है, पैकेजिंग हो चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, इन सब से कई और नौकरियां, फिर इन नौकरियों में जो काम करें उनके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फिर इन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में जो काम करें उनके लिए फिर बाजार। तो इस तरह से एक कास्केड इफेक्ट आ जाता है। जब FDI किसी क्षेत्र में आता है तो उस क्षेत्र से कई क्षेत्र फिर नए उभर के आते हैं और एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में वो एरिया डेवलप हो जाता है। और कौशल उन्नयन जो है वो लोकल लोगों का होगा, तो जिससे क्या होगा कि स्थानीय जो कार्यबल है उनका जो है मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है
और चुनौतियां जरूर है इसमें कि कुशल लोगों को लाभ मिलता है एफडीआई में, मानता हूं, लेकिन दीर्घकाल में अगर देखेंगे तो लोकली जो लेबर अवेलेबल है वो भी ग्लोबली स्किल्ड हो जाते हैं, और न सिर्फ लोकल फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो एक एसेट होते हैं, बल्कि ग्लोबली भी वो एक एसेट हो जाते हैं और माइग्रेट होकर के अपना ग्लोबल वैल्यू को बढ़ाते हैं। सर, इस चर्चा को एक निवेश संवाद के रूप में देखा जा रहा है जो कि दावोस में हो रही है। तो अगर हम सीधे तौर पर निवेश की बात करें तो किन सेक्टर में निवेश की उम्मीद है इस फोरम से? मुझे लगता है इसमें जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर व्हीकल सप्लाई चेन, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा सेक्टर, मेडिकल डिवाइस, टेक्सटाइल और टूरिज्म इनके प्रमुख सेक्टर है, जिनमें मुझे लगता है फूड। सर, आपका क्या मानना है? मुझे लगता है फूड सेक्टर्स जो है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल कृषि प्रधान हमारा राज्य है, लेकिन ऊर्जा और रक्षा और ऊर्जा इसलिए कह रहा हूं कि रक्षा हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो डिफेंस फैक्ट्रियां हैं उनका एक पुराना इतिहास रहा है, तो हमने उसमें एक अच्छा काम करके दिखाया है। और ऊर्जा, सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए भी भारत में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका आज की तारीख में निभा रहा है। बिल्कुल, सोलर एनर्जी का जो आपने कहा, मतलब मुझे जहां तक मालूम है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे कहा जाता है कि 250 दिन, साल के 250 दिन भरपूर धूप रहती है और सूर्य की ऊर्जा मौजूद रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोलर एनर्जी का उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है। रीवा में प्लांट भी बहुत बड़ा लगा है। बिल्कुल ठीक कहा सर। निवेश की बात हुई, निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ उनको सही दिशा में लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। तो दावोस से मिलने वाले संभावित निवेश प्रस्तावों को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, किस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, इस पर कुछ बताइए। देखिए, पिछले बजट और उसके पिछले बजट को भी अगर आप देखते हैं तो जिस तरह की बजटीय प्रावधान किया गया था जी, और उन प्रावधानों के अनुरूप अमली जामा जिस प्रकार से पहनाया गया, तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि हम जो जिस तरह की स्ट्रेटेजी बना करके जिस तरह के एमओयू के साथ प्रपोजल दे रहे हैं, अगर वो प्रपोजल सैंक्शन हो जाते हैं तो उसको अमली रूप में लागू किया जाना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा असंभव हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। अभी की तारीख में जो नेतृत्व है, अभी की तारीख में जो हमारे जिस प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स है, ये सभी सक्षम हैं। इस तरह का अगर हमारे पास निवेश आता है तो उसको हम एक पॉजिटिव रूप में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सर, अभी इस चर्चा में एक बात हुई थी कि अन्य राज्य भी यहाँ पर अपनी अपनी नीतियों को लेकर जा रहे हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा जैसी बात होती है। दावोस में जो अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है उसको हम किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से हाँ, भारत के दूसरे राज्य, दूसरे देश भी निवेशकों को लुभाने के लिए आते हैं। यहाँ पे तैयारी होती है, डेटा और स्पष्ट विजन उनके निर्णायक होते हैं। तो इसमें जो आपकी पहले से तैयारी है इन चीजों को लेकर और पेश करने को लेकर, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रदेश जा रहे हैं, सभी प्रदेश के मुखिया जा रहे हैं, तो वो उनके लिए, निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि वो किस प्रदेश में जाना चाहेंगे। तो अगर आपकी तैयारी इस मामले में, प्रेजेंटेशन करने के मामले में बेहतर है, तो निश्चित रूप से निवेशक आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर दूसरा प्रदेश बेहतर इसको रिप्रेजेंट करता है तो वो एक तरह से लूट ले जाएगा। दूसरी बात ये भी है, देखिए, हर प्रदेश के अपने अलग अलग भौगोलिक और आर्थिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तटीय राज्यों के अलग प्रायोरिटीज रहते हैं, जो पहाड़ी राज्य उनके अलग प्रायोरिटीज रहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सोशियो इकोनॉमी और ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है। हम जिस तरह के फूड इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दे सकते हैं, वैसा फूड इंडस्ट्रीज शायद हिमाचल वाले ना दे, दूसरे तरह का वो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को देते हैं। तो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है। हाँ, कुछ मामलों में जरूर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन मध्य प्रदेश बेहतर सुविधाएं दे पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, हमारे पास लैंड अवेलेबल ज्यादा है, हमारे पास में जो आपने एनर्जी के लिए जो बात किया, सोलर एनर्जी, इनके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। तो कुछ क्षेत्र है जहां हम निश्चित रूप से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे। मेरे को तो पूरा विश्वास है, और रक्षा और ऊर्जा तो है ही है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, बीते सोमवार से शुरू हुई ये कॉन्फ्रेंस है और 23 जनवरी तक चलेगा। मतलब सोमवार से 23 जनवरी तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इसकी रूपरेखा है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो ब्यौरा दिया गया है, उस ब्यौरे के अनुसार स्वामी सूर्यानंद सरस्वती यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के अध्यक्ष के साथ में 1-to-1 मीटिंग है चीफ मिनिस्टर साहब की खुद, जो कि जिस मीटिंग का उनका उद्देश्य ही है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को किस तरह से लागू किया जाए, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको उन्होंने C4IR निश्चित। तो 1-to-1 रिलेशनशिप वो निश्चित रूप से
मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। तो सेक्टोरल राउंड टेबल मध्य प्रदेश में कृषि नवाचार, खाद्य प्रसंस्करण जैसा कि आप बता रहे थे, और वैश्विक जो साझेदारी है उस पर बातें होंगी, और खास करके इसमें बजाज ग्रुप, नाइटकैप और डीपी वर्ल्ड के साथ एमओयू होने की बात अभी रखी गई है। सीआईआई के साथ में ब्रेकफास्ट सत्र में मुख्यमंत्री महोदय की सहभागिता है, जिसमें वो पर्यटन पर फोकस करके इन्वेस्टमेंट को लाना चाहेंगे, संस्कृति को लाना चाहेंगे और कनेक्टिविटी के बारे में एमओयू से बात करेंगे। तो अगर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को देखा जाए, वन्य जीव संरक्षण के पहल को देखा जाए, अद्भुत है वो तो उस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एमओयू की तैयारियां हैं, उन एमओयू पर अगर कार्यवाही हो पाया तो आने वाले समय में एफडीआई के मार्फत हम बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं, जो न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देगा बल्कि प्रति व्यक्ति आय, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीजों को बढ़ावा देगा, जो हमें अभी दिख रहा है। पिछले जो इन्वेस्टमेंट समिट जैसे इंदौर में मैंने बताया, उसके बाद से दिख रहा है कि किस तरह की गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मध्य प्रदेश में नवाचार के साथ शुरू हुआ है। तो ये एक अच्छा, जब रात ही इतनी सुंदर है तो सुबह का आलम क्या होगा। तो जब हमने सेंटर जो अपने इंदौर में जो कार्यक्रम किया था, वो तो सिर्फ स्टेट लेवल पर बाहर से बुलाए थे। अभी तो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं। अगर वहां से हमारा कुछ एमओयू साइन हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट भारत को और मध्य प्रदेश को खासकर मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। मध्य प्रदेश की जो निवेश नीतियां हैं, अगर हम निवेश नीतियों की बात, कई सारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया है और उसमें बहुत सारे निवेशकों ने संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश में निवेश किया है। तो मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों को लेकर किस प्रकार का संदेश इस फोरम में दिए जाने की संभावना है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोई भी निवेशक, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं अगर जाता है कारोबार करने के लिए, तो वो सबसे पहली प्राथमिकता ये देखता है कि उसको व्यापार करना कितना आसान है। आसान अगर होगा तभी तो वो जाएगा, अगर कठिन होगा तो क्यों जाएगा। उसी को अपन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहें जी। तो सरकार तेजी से फैसले अगर करेगी, सिस्टम और में सहजता बताएगी, उनको जो प्लांट लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता है वो आसानी से हो सकेगी। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लाल फीताशाही से अलग अगर सब कुछ आसानी से हो सकता है, ये सरकार भरोसा दिलाने में कामयाब हो तो कोई भी इंडस्ट्री प्रदेश में आने के लिए तैयार हो गई। बिल्कुल ठीक कहा सर। आर्थिक विकास के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर हम सक्रिय सहभागिता की बात करें तो एक दूरदर्शी कदम माना जाता है। दावोस में भागीदारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल अभिषेक जी आपने किया है। अभिषेक जी, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन जो है फ्यूचर रेडी के लिए काम कर रहा है, यानी कि भविष्य के लिए तैयार रणनीति पर काम कर रहा है। और आप अगर फोकस देखेंगे तो ज्यादातर फोकस जो है मध्य प्रदेश का नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा विनिर्माण में है। और आप देख रहे होंगे उज्जैन और जबलपुर जैसे जो 2 टियर में बार बार इस बात को कह रहा है, ये शहरें बड़े इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारत के जो अन्य शहर हैं वहां से माइग्रेशन हो रहा है लोगों का। तो ऐसे शहरों में आईटी और बीपीओ विस्तार के लिए निवेश आकर्षित कर पाना तुलनात्मक रूप से सरल होगा, जो भविष्य की रणनीति को स्थापित करेगी। दूसरी बात, संस्थागत सहयोग के लिए करे तो मध्य प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ राज्य साझेदारी करके शासन में एआई और आईओटी, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, उनका लाभ उठाने के लिए सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव दे रहा है जी। और इससे जो है ग्लोबल वैल्यू चेन, जिसको लोकल टू ग्लोबल रणनीति की जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसी के अनुरूप लोकल टू ग्लोबल रणनीति का उद्देश्य हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है राज्य के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जैविक खेती इत्यादि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इस दावोस के मंच पर कृषि और फूड प्रोसेसिंग हो, बायोटेक हो, फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, केमिकल हो, टेक्सटाइल हो, रियल एस्टेट हो, शिक्षा हो, इन सभी पर, स्वास्थ्य हो, इन सभी पर वो अपना प्रपोजल लेके गए हैं। और 100% सभी प्रपोजल तो के साथ एमओयू नहीं हो पाता है, लेकिन जितने पर हो पाएगा वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को भविष्य में एक प्रमुख आर्थिक राज्य के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सर कि दीर्घकालीन विकास को लेकर जो प्रदेश की दृष्टि है, उसमें ये वैश्विक जो प्रयास है एक अहम भूमिका निभाएगा।
जी जी, निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएगा। आने वाले 1-2 साल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम 8-10 साल के अंदर में मध्य प्रदेश एक भारत का अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। निश्चित रूप से। बिल्कुल ठीक कहा सर। मध्य प्रदेश की जो दीर्घकालीन नीतियां हैं इस दावोस संवाद से कहीं न कहीं एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। वैश्विक मंच केवल पूंजी नहीं बल्कि तकनीकी और अनुभव साझा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। वैश्विक अनुभव और तकनीक को मध्य प्रदेश के विकास से जोड़ने के लिए दावोस में हो रहे इस वैश्विक संवाद को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इतिहास गवाह रहा है, पहले जो है जिनके पास में लेबर था तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को पाने में लोगों ने ग्रोथ को पाया है। जी। फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आने लगी, लेबर को रिप्लेस करके कैपिटल। अब नॉलेज इंटेंसिव हो गया है। जी। तो नॉलेज इंटेंसिव हो गया तो कैपिटल का महत्व कम होता जा रहा है। जो आपने कहा कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम कैपिटल की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आएगा तभी हमारा कैपिटल को हम रिप्लेस कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी के लिए जो नॉलेज होना चाहिए, इसलिए स्किल की भी बात इस डावोस में की जाएगी। जैसे कैसे हमको स्किल को बढ़ाना है, तो नॉलेज होना, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना, और खास करके जैसे आप मेला में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो उन ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे विचार आपको मिलते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी तरह से इस फोरम में जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिभागी राज्य या राष्ट्र जाएंगे, उन राज्य और राष्ट्रों के साथ बैठ के जब आप चर्चा करेंगे तो नए नए विचार, नवाचार आप में उत्पन्न होगा। जो हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी की जितनी आवश्यकता है, उस टेक्नोलॉजी को न लेते हुए हम नए कोई टेक्नोलॉजी या और किसी तरह का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या और किसी तरह टाई अप चाहते हैं। जो आपके अल्टीमेट एम क्या है कि हम अल्टीमेट एम इन्वेस्टमेंट कराना नहीं, डेवलप कराना है, क्षेत्र को रोजगार पैदा कराना है, क्षेत्र में खुशहाली लाना है, क्षेत्र में और राज्य में जो संसाधन है उन संसाधनों को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना है जो सस्टेनेबल इन नेचर हो। ये हम आप सब जानते हैं कि हम जितने ज्यादा एक्सपोजर में जाएंगे उतने ही ज्यादा नवाचार को हम अपना पाएंगे और नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। दूसरे इन्वेस्टर्स को भी दूसरे जो प्रदेश हैं उनको देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्टीमेट जो हमारा उद्देश्य है वो रोजगार और विकास है, और साथ साथ पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो दावोस का ये जो वैश्विक संवाद है कहीं न कहीं उन सभी आशाओं को पूरा करेगा, ऐसी हमारी आशा है। आज की इस चर्चा से स्पष्ट है कि दावोस में मध्य प्रदेश केवल निवेश आमंत्रण नहीं कर रहा है बल्कि एक दीर्घकालिक विकास साझेदारी का प्रस्ताव रख रहा है। मध्य प्रदेश खुद को एक भरोसेमंद, दूरदर्शी और रोजगार सृजन करने वाले राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है। तो श्रोताओं, प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में